हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर्स की इंट्रोडक्टरी जितनी भी चीजें होती हैं उनकी स्टडी की हैं। बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम स्केलर क्वांटिटीज, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उनके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो रिजल्टेंट वेक्टर का डेफिनेशन और एक यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन, जो आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि चीजें अब वहीं से हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। पर हम लोग वेक्टर्स में आगे बढ़े, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आने वाली है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसमें प्रोसीड करने से पहले एक चीज हमें वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज है या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, आप लोगों को ज्यादातर लोगों को आता भी होगा, बट एडिशन ऑफ वेक्टर्स में इसको हम लोग यूज करेंगे। तो बेसिकली देखिए यहां पे होगा क्या कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये ट्रायंगल है हमारे पास और ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। सो दिस इज द ट्रायंगल एंड दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज से h एंड दिस इज परपेंडिकुलर p एंड दिस इज बेस b। ठीक है, तो परपेंडिकुलर p है, बेस b है, हाइपोटेन्यूज h है। अब अगर आप लोग देखो यहां पे तो p बाई h आपको पता है कि क्या होता है, p बाई h इज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड b बाई h इज कॉस थीटा। ये जो b बाई h है इट इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो p by h is sin theta and b by h is cos theta। अब हम क्या कर सकते हैं, therefore इस h को अगर इधर ले जाकर के लिखें तो p is equal to क्या हो जाएगा, h sin theta। यहां पे अगर आप h को इधर ले जाकर के लिखो तो b is equal to क्या हो जाएगा, h cos theta हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि p is equal to h sin theta है एंड b is equal to क्या है, h cos theta है। तो इस b को मैं क्या लिख सकता हूं, h cos theta, और p को क्या लिख सकता हूं, h साइन थीटा। ये क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए कि मैं क्या करता हूं यहां पर, मतलब कि ये आपको पूरा ओरिएंटेशन दिख रहा है। अब P के जितनी ही बड़ी लाइन अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, ये आपके पास, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, से रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया। अब जितना बड़ा P है उतनी ही बड़ी ये साइड भी है, और अगर क्योंकि जितनी बड़ी P है उतनी बड़ी ये साइड है, तो P अगर h साइन थीटा है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, h साइन थीटा। और अगर ये जो B है h कॉस थीटा है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, h कॉस थीटा हो जाएगी। तो होपफुली ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग प्रोसीड करते हैं इसके अंदर। अगर कोई भी मैं आपको x वेक्टर दूं, ठीक है, अगर यहां पर कोई भी x वेक्टर है, ये वेक्टर्स की ही प्रॉपर्टी है कि उसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर x है या कोई क्वांटिटी x है, अगर उसकी शैडो की लंबाई हमें चेक करनी है, ये ध्यान देना आप, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहां से अगर ऊपर से आप टॉर्च जलाते हो, अब ये वाला एंगल थीटा है, अगर आप ऊपर से टॉर्च जलाते हो तो इसकी शैडो इस रीजन में आएगी और उस शैडो की लेंथ क्या हो जाएगी, इट इज x cos थीटा। ठीक है ना, ऊपर से मान लीजिए टॉर्च जला दिया तो इसकी जो शैडो है वो इतनी दूर तक आएगी, यहां से यहां तक, और इस शैडो की लंबाई x cos थीटा हो जाएगी। कैसे होगी, अभी हमने देखा था कि अगर हाइपोटेन्यूज h होता है तो ये हो जाता है h cos थीटा। तो ऐसे ही अगर ये x है तो ये हो जाएगा x cos थीटा, और अगर ये x है तो ये इधर की ओर हो जाएगा हमारा x sin थीटा। ठीक है ना, तो ये चीज अभी हम लोगों ने देखी थी। देखिए ध्यान देने वाली बात है जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है कि थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस थीटा होता है और जो थीटा के साथ नहीं है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। whichever side is with theta it will be the cos theta component and which is not with theta will be the sin theta component। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप यहां पे ऐसे बना लो x, और अगर मान लीजिए मैं थीटा यहां मार्क कर दूं, अब ठीक है ना, ये x है और ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मार्क कर लूं तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इसको अगर दो हिस्सों में आपको लिखना है तो इधर वाले को क्या लिखोगे, x cos थीटा, और इधर वाले को लिखोगे x sin थीटा। मतलब कि थीटा के साथ वाला हमेशा cos थीटा होगा और जो थीटा के साथ नहीं है वो क्या हो जाएगा, sin थीटा। ये ध्यान देना है, थीटा के साथ वाला cos थीटा, जो थीटा के साथ नहीं है वो क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दिस। ओके, तो यहां तक जब कंसेप्ट आपको क्लियर है तो अब हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो वेक्टर्स में एडिशन ऑफ वेक्टर में हमारा पहला लॉ आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पहले हम लोग को फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है ना, तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फ्रेंड के घर से, अगर आप खुद के घर से चल करके और अपने फ्रेंड के घर पे जा रहे हो, ये आपका फ्रेंड का घर है, ठीक है ना, और फिर वहां से अपने फ्रेंड को लेकर के और आप सेल्सियस आ रहे हो। ठीक है, यहां से अपने फ्रेंड को लेकर के और आप सेल्सियस आ रहे हो, तो यहां पर सेल्सियस है। ठीक है, तो अपने घर से आप चलकर अपने फ्रेंड के घर गए और फिर अपने फ्रेंड के घर से चल करके आप सेल्सियस गए हो। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो आपकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। ये टोटल, कोई बोले कि टोटल कितना पेट्रोल जलाया है आपने अपनी गाड़ी का, तो टोटल पेट्रोल तो इस रास्ते पे जलाया है और इस रास्ते पे जलाया है। लेकिन क्लास 9th में एक छोटी सी चीज आपने पढ़ी होगी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो जहां से आपका इनिशियल पॉइंट होता है वहां से स्टार्ट होकर और जहां फाइनल पॉइंट होती है वहां पर जाकर के वो टर्मिनेट होती है। तो यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपके घर से स्टार्ट होकर के और सेल्सियस पर आकर के टर्मिनेट होगा। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। इतना तो पता है आप लोगों को। Distance covered is the total distance that you are covering, whereas displacement is what? Displacement is the smallest, shortest straight line distance in between the initial position and the final position. So the shortest distance in between initial position and final position, the shortest distance is this straight line distance, and this straight line distance is our displacement vector. Okay? अब समझिए कि ये displacement vector, ये वाली जो वेक्टर है जो कि आपके घर से स्टार्ट होकर के और डायरेक्ट कहां जा रही है? सेल्सियस पे जा रही है। मान लीजिए इसको मैं HC नाम दे रहा हूं, HC वेक्टर। ठीक है ना, क्योंकि आपके घर से सेल्सियस है। ये वाली जो वेक्टर है दिस विल बी टर्म्ड एज HF वेक्टर, और ये वाली जो वेक्टर है ये दिस विल बी टर्म्ड एज FC वेक्टर। दिस इज HF वेक्टर एंड दिस विल बी टर्म्ड एज FC वेक्टर। ओके, तो ध्यान देने की बात ये है इसके अंदर कि ये वाली जो HC वेक्टर है, HC वेक्टर is equal to HF वेक्टर प्लस FC वेक्टर। अब देखिए बच्चों, जनरली क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कंफ्यूज्ड इन द सेंस कैसे होते हैं? हम लोग इसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं इस स्टेज पे। मान लीजिए कि ये वाली डिस्टेंस आपको गिवन है 3 किलोमीटर, ये वाली डिस्टेंस से 3 किलोमीटर है, ठीक है ना, और ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए कि 4 किलोमीटर है, ठीक है ना, या ये वाले डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर ले लीजिए फॉर द ईज ऑफ एनालिसिस। ये वाले डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर है और ये वाले डिस्टेंस भी 3 किलोमीटर है। तो क्या HC वेक्टर 6 किलोमीटर हो जाएगा? HF प्लस FC, तो क्या आप ऐसे जोड़ दोगे इट इज 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर? नहीं, आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हो। ठीक है ना, आप ऐसे क्यों नहीं जोड़ सकते हो? देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, क्योंकि यहां पर आपको एंगल्स को कंसिडर करना पड़ेगा। आप स्ट्रेट लाइन में ही नहीं गए हो कि डायरेक्टली जोड़ दोगे। और यही वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हो बिना एंगल को कंसीडर किए। ठीक है ना, कि ये 3 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है, तो मैं डायरेक्टली जोड़ करके और इसको क्या लिख दूं? 6 किलोमीटर। नहीं, वेक्टर क्वांटिटीज को ऐसे डायरेक्टली नहीं जोड़ा जा सकता है। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी में सम ना बोल करके रिजल्टेंट बोलते हैं। ये समझ रहे हो? दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब सम करते हैं तो इट इज नॉट नोन एज सम ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज, इट इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज, बिकॉज रिजल्टेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल एडिटिव सम। जो एक्चुअल एडिटिव सम आएगा वो जरूरी नहीं कि वही डिस्प्लेसमेंट हो हमारा। डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल एडिटिव टर्म। एंड जैसे कि इसमें एक्चुअल एडिटिव टर्म तो आपका क्या है? 3 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर हो जाएगी। पर क्या डिस्प्लेसमेंट 6 किलोमीटर से है? नहीं। तो हमें चेक करना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारी कौन सी वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, ये हमारी पहली, ये भी देखिए ये HF जो है, ठीक है ना, HF भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पर वो कहां से कहां तक के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? आपके घर से और आपके फ्रेंड के घर तक। FC भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पर वो कहां से कहां तक की डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? आपके फ्रेंड के घर से लेकर के सेल्सियस तक। लेकिन जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक है, वो हमारी HC है। ठीक है ना, रिजल्टेंट वेक्टर का अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर का, तो वो क्या था? रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच सिंगुलरली प्रोड्यूसेस
the effect of all other vectors taken together. Okay, so resultant vector is that vector which singularly produces the effect of all other vectors taken together. तो यहां समझिएगा ये जो HF वेक्टर है ये आपके घर से लेकर के आपके फ्रेंड के घर तक आपको पहुंचा रहा है, और FC वेक्टर जो है आपके फ्रेंड के घर से सेल्सियस तक पहुंचा रहा है। यानी कि इन दोनों वेक्टर्स ने मिलकर के आपको कहां पहुंचाया, आपके घर से सेल्सियस तक पहुंचाया। इसने आपके घर से आपके फ्रेंड के घर तक पहुंचाया और इसने आपके फ्रेंड के घर से सेल्सियस तक पहुंचाया। यानी कि दोनों ने मिलकर के आपको कहां से कहां पहुंचाया, आपके घर से सेल्सियस तक। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये अकेले ही ये जिम्मेदारी उठा रही है आपको आपके घर से सेल्सियस तक पहुंचाने की। मतलब कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये आपके घर से स्टार्ट होकर के और डायरेक्टली आपको कहां पहुंचा देगी, सेल्सियस तक। तो जो रिजल्ट इन दोनों ने मिलकर के प्रोड्यूस किया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो रिजल्ट को अकेले ही प्रोड्यूस कर देगी। ये क्लियर है आप लोगों को? तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू। इन दोनों की रिजल्टेंट हमारी ये है। इसको हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं HC इज इक्वल टू HF प्लस FC, ये रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हो, डायरेक्टली नहीं जुड़ेगी। हाँ, लेकिन वेक्टर एडिशन होगा। इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो इसके बराबर होगा। डायरेक्ट स्केलर सम नहीं, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो इसीलिए हम लोग वेक्टर का एडिशन का रूल पढ़ने वाले हैं कि भाई इन दोनों को जोड़ें तो जोड़ें कैसे। ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है यहां पे। तो रिजल्टेंट वेक्टर की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो क्या होगी डेफिनेशन? अगर आप ध्यान दो तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डेफिनेशन होगी, अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में हमारे पास मान लीजिए वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ठीक है ना, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R है। ये क्लियर है आप लोग को? तो इसमें अगर आप लोग बिल्कुल अगर इसके लिटरेचर को लिखना चाहो आप लोग तो क्या लिखोगे? इफ द टेल ऑफ द वेक्टर B is joined to the head of the vector A. If the tail of the vector B is joined to the head of the vector A, then the resultant vector arises from the tail of vector A and ends at the head of vector B. Head of the vector B. तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना, कि इफ द टेल ऑफ द वेक्टर बी इज जॉइंट टू द हेड ऑफ द वेक्टर ए, जो वेक्टर बी का टेल है अगर वेक्टर ए के हेड के साथ जुड़ा हुआ है, द टेल ऑफ द वेक्टर बी इज जॉइंट टू द हेड ऑफ द वेक्टर ए, देन द रिजल्टेंट वेक्टर अराइजेस फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर टेल ऑफ वेक्टर ए से अराइज होकर के और हेड ऑफ वेक्टर बी तक जाएगा। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी था। ये दो वेक्टर्स थे तो उसमें जो दूसरा वाला वेक्टर था उसका जो टेल था अगर पहले वाले वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है, ये हेड से जुड़ा हुआ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है पहले वाले के टेल से स्टार्ट होकर के और दूसरे वाले के हेड तक जाती है। किसी भी वेक्टर के लिए आप समझना कि ये जो हमारे पास सेक्शन होता है इसको हेड ऑफ वेक्टर बोलते हैं, इज नोन एज हेड ऑफ द वेक्टर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल ऑफ द वेक्टर। ठीक है ना, और ये एरो जो होती है ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को डिटरमाइन करती है। जितनी बड़ी एरो होगी उतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी और उसी डायरेक्शन में वो, मतलब जितनी बड़ी एरो होगी उतनी ही बड़ी मैग्नीट्यूड होगी उसकी, और जिधर फेस करेगी वही उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वेक्टर के ऊपर ऐसे एरो लिखा, मान लो कोई वेक्टर ऐसे भी है तो उसको सिंबल में तो ऐसे ही दिखाते हैं, इस वाले एरो से मत समझ लेना। अगर इस वाले एरो को आप मानने लगे वेक्टर की डायरेक्शन, फिर तो सारे वेक्टर की डायरेक्शन इधर ही होगी, ऐसा नहीं होता। ये तो लेटर के ऊपर जो एरो लगा रहता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर बड़ी सी एरो बना करके आपको वेक्टर दिखाई जाए, जैसे कि यहां पे ए वेक्टर की ये डायरेक्शन है, बी वेक्टर की ये डायरेक्शन है, मैं इस एरो की नहीं बात कर रहा हूं, ये तो लेटर के ऊपर लगा ही रहेगा, दिस इज जस्ट टू इंडिकेट दैट बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पर ये उसकी डायरेक्शन है और ये हमारा आर वेक्टर है। ये क्लियर है? तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट इफ द टेल ऑफ वेक्टर बी इज जॉइंट टू द हेड ऑफ द वेक्टर ए,
if the tail of vector b is joined to the head of the vector a, then the resultant vector, ये जो resultant vector है, arises from the tail of vector a, vector a के tail से start होकर के and ends at the head of the vector b. तो ये आपको पहले तो पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट वेक्टर है क्या. कई बार अभी इसके आगे आपके चैप्टर्स आने वाले, काइनेमेटिक्स वगैरह आने वाली है, तो वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर ही नहीं पहचान पाओगे अगर ये स्टेटमेंट आपको याद नहीं है. तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना. इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी कभार, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स of a triangle taken in same order, then the resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. ठीक है. तो इस डेफिनेशन को भी आप लोग याद रखना. इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स of a triangle taken in same order, then the resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. तो अगर दो वेक्टर्स दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेकन इन सेम ऑर्डर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों जो है दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर में. मतलब कि सेम ऑर्डर मतलब कि यूं ही घूम रहे हो आप. ऐसे नहीं कि ए इधर है फिर बी उधर से लौट के आ रही है, ऐसा नहीं है. ए बी दोनों सेम ऑर्डर. ऑर्डर मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर या तो क्लॉकवाइज ऑर्डर. तो ये आपके पास क्या है कि दे आर इन द सेम ऑर्डर. देन रिजल्टेंट विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. मतलब ये दोनों अगर सेम ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट भी यूं ही नहीं है, रिजल्टेंट फिर ऐसे घूम गया. ये दोनों ऐसे गए और रिजल्टेंट उधर से आ गया. ये समझ रहे हो? ऐसे नहीं ये दोनों ऐसे गए और ऐसे ही घूम गए. सेम ऑर्डर में रिजल्टेंट भी, ऐसा नहीं है. रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में होगा. इधर से ऐसे जा रहे हो और रिजल्टेंट उधर से आ रहा है. तो ये क्लियर है होपफुली आप लोगों को. इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स टू साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then the resultant is represented by the third side of the triangle in opposite order. ये क्लियर है आप लोगों को? तो पहले तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको पहचानना पड़ेगा ट्रायंगल को देख करके कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है. ठीक है, तो इन चीजों को आप नोट डाउन कर लेना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब हम लोग आ रहे हैं बेसिकली एंगल इन बिटवीन वेक्टर्स पे, और उसके बाद मैं आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सिखाऊंगा. तो अब हम लोग चेक कर रहे हैं एंगल इन बिटवीन वेक्टर्स. तो समझिएगा, मान लीजिए कि आपके पास ये वेक्टर ए है और ये आपके पास कोई वेक्टर बी है. ठीक है ना, ये मान लीजिए ऐसे मैंने वेक्टर बी बना लिया. ठीक है, ये वेक्टर बी है. अब मैं बोलूं कि इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, तो आप जनरली बोलोगे दिस इज द एंगल थीटा. मान लीजिए इसको थीटा 1 बोल रहा हूं और इस एंगल को मैं थीटा 2 बोल रहा हूं. और अब मैं बोलूं कि थीटा 1 और थीटा 2 में ए और बी के बीच में कौन सा एंगल सही है. मतलब वेक्टर, अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द एंगल इन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, दे से दैट इट इज एंगल थीटा 1, जो कि गलत है. एंगल थीटा 1 इज नॉट द एंगल इन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. फिर कौन सा एंगल है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है इट इज थीटा 2. थीटा 2 इज द करेक्ट एंगल. ठीक है ना. तो दो वेक्टर्स के बीच का अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है तो जो वेक्टर्स है उनको कैसे जुड़ा रहना चाहिए, उनको या तो हेड टू हेड जुड़ा रहना चाहिए या टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए. और नहीं भी जुड़े हैं तो शिफ्ट करा करके आप जोड़ो उसको. ठीक है ना. देखो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, you are having, there is a property of vector, a vector if is shifted, if is shifted without rotating, without rotation, then the vector remains same.
तो आप क्या कर सकते हो, एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना, बिना रोटेट किए अगर आप एक वेक्टर को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस वेक्टर के बारे में सारी जानकारी सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, मतलब वो वेक्टर चेंज नहीं होगा. सो इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड विदाउट रोटेशन देन नो इंफॉर्मेशन अबाउट द वेक्टर गेट्स ऑल्टर्ड. ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो इन टर्न वो वेक्टर ही नहीं चेंज होता है. ये क्लियर है आप लोग को? तो मान लीजिए कि यहां पर आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है ना, और यहां पर आपके पास वेक्टर बी है, और अब आपसे बोले वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कैलकुलेट करो, तो आपको क्या करना होगा, या तो दोनों के हेड को जोड़ना पड़ेगा या तो दोनों के टेल को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना. अभी क्या है, बी के टेल के साथ ए का हेड जुड़ा हुआ, तो अभी अप्रोप्रिएट एंगल नहीं आएगा. तो या तो हम दो काम कर सकते हैं यहां पर, क्या करें, या तो बी को खिसका करके, ये हमारे पास वेक्टर ए है, या तो हम ये काम कर सकते हैं, ये वेक्टर ए है और हम बी को खिसका करके नीचे ले आए. आप शिफ्ट कर सकते हो, तो बी को यहां पे ले आते हैं और अब जुड़ गई दोनों की हेड्स, ठीक है ना. ये वेक्टर ए है और हमने बी को पीछे स्लाइड कर लिया, बिल्कुल उस ध्यान देना घूम ना जाए, रोटेट नहीं करना है, बिना रोटेट किए उसको नीचे लाना है. तो बी को नीचे ला रहे हैं बिना रोटेट किए, और बी यहां पहुंच गई है और यहां पहुंच गई है. तो ये वाला एंगल जो थीटा है हमारा, ये समझ रहे हो आप लोग, तो ये वाला एंगल जो थीटा है, दिस इज द करेक्ट एंगल इन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्योंकि दोनों का हेड जुड़ा हुआ है. अब एप्रोप्रिएट एंगल कैलकुलेट करने के लिए ध्यान देना कि दोनों का क्या जुड़ा होना चाहिए, दोनों का हेड जुड़ा होना चाहिए. अगर एक के हेड के साथ दूसरे का टेल जुड़ा हुआ है तो कभी भी आप उस वक्त एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आपको या तो दोनों का हेड जोड़ना होगा या तो दोनों का टेल जोड़ना होगा, ठीक है ना. तो अब आप एक और काम कर सकते थे, ठीक है ना, एक तो हमने ये काम किया, एक और काम हम कर सकते थे कि हम ए को आगे स्लाइड कर दें. तो ए को अगर आगे स्लाइड कर दें तो बी तो वैसी की वैसी ही है, ठीक है ना, जैसा जैसी पोजीशन पे थी वो, हमने ए को आगे खिसका दिया बिना रोटेट किए, तो ए आगे खिसक गया और अब दोनों की क्या जुड़ गई, दोनों की टेल्स जुड़ गई, और वापस ये वाला एंगल थीटा जो है ये करेक्ट एंगल है इन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में. ये वाली थीटा और ये वाली थीटा बराबर है बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आप देख सकते हो ये वाली थीटा और ये वाली थीटा, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इसीलिए दोनों सेम है, ठीक है. तो यानी कि अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है तो ए और बी के बीच का ये वाला एंगल हमारा करेक्ट एंगल होगा और ये वाला एंगल हमारा रॉन्ग एंगल होगा, इट इज इनकरेक्ट एंगल. सो व्हेनेवर यू विल हैव टू कैलकुलेट द एंगल इन बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, either shift the vectors to join their tails or shift the vectors to join their head. और दोनों हेड के बीच में जो एंगल आती है या दोनों टेल के बीच में जो एंगल आती है वही हमारी एप्रोप्रिएट एंगल होती है, ठीक है ना. तो इस चीज को लिख लेना आप लोग बहुत अच्छे से कि whenever the angle in between two vectors have to be determined, either they must be joined tail to tail or they must be joined head to head. या तो दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा या दोनों को हेड टू हेड ज्वाइन करना पड़ेगा. ये क्लियर है आप लोग को? अगर एक के हेड के साथ दूसरे का टेल जुड़ा हुआ है तो हड़बड़ी में वहां पे गलत एंगल को आप सही एंगल मत बता देना, जैसे ये वाली गलत एंगल है, ठीक है ना, थोड़ा आगे शिफ्ट करके और फिर दोनों के बीच में हमें एंगल कैलकुलेट करना होता. तो होपफुली एंगल इन बिटवीन वेक्टर्स इज नाउ क्लियर टू यू, ठीक है. तो नाउ वी आर गुड एनफ टू स्टडी द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आफ्टर स्टडिंग ऑल दीज कंसेप्ट्स. तो अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, ओके. सो दिस वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल थीटा है. ये क्लियर है आप लोगों को? और ऑब्वियसली ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये कहां से स्टार्ट होगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए एंड इट विल एंड एट द हेड ऑफ वेक्टर बी एज वी डिस्कस्ड नाउ, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, यहां पर ये हमारी वेक्टर बी है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए है, एंड से दैट मैं इसको नाम देता हूं कुछ, ठीक है ना. से दैट दिस इज पॉइंट पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, और आर से मैं क्या करता हूं, यहां पे नीचे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, और ये जो परपेंडिकुलर जहां पे ड्रॉप हो रही है उस पॉइंट को मैं नाम देता हूं एम, ठीक है. तो ये क्लियर है, दिस इज आवर वेक्टर आर. अब आप लोग देखिए कि ये अगर आपके पास वेक्टर बी है, ये क्या है आपके पास वेक्टर बी, तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये QM किसके बराबर हो जाएगी, QM जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस QM,
तो दिस QM विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। ये QM किसके बराबर हो जाएगी? मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। अगर ये B है तो ये B कॉस थीटा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? B साइन थीटा। अभी हमने पढ़ा था कि थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है और जो थीटा के साथ नहीं है वो क्या है? साइन थीटा है। इस ट्रायंगल को आप देखिए, इन ट्रायंगल QRM, ये जो ट्रायंगल है QRM, सो इन ट्रायंगल QRM अगर ये B लिखी हुई है और ये वाला एंगल थीटा है, सो दिस इज मॉड ऑफ B cos थीटा, और ये वाला जो ये वाली जो साइड है RM जो है आपके पास, सो दिस RM विल बी मॉड ऑफ B sin थीटा। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिए कि हमारे पास एक साइड PQ है जो कि हमारी वेक्टर A है, फिर साइड QR है जो कि वेक्टर B है, एंड साइड PR है जो कि हमारी रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है ना, तो ये हमारी रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हमने R से लेकर के और यहां पर M ड्रॉप किया है। ठीक है ना, ये R से लेकर के और पॉइंट M तक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब इस ट्रायंगल को अगर हम देखें QRM, तो ये वेक्टर B है, तो ये लिखा हुआ मॉड ऑफ B cos थीटा और ये लिखा मॉड ऑफ B sin थीटा। ऐसा कैसे हो गया? तो हम लोगों ने इस चीज को बहुत डिटेल में अभी स्टडी किया था। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर है आप लोगों को। अब अगर आप पूरे ट्रायंगल को देखो, ठीक है ना, इन ट्रायंगल PMR, इन ट्रायंगल PMR, तो अगर ट्रायंगल PMR की हम बात करें तो PMR पे क्या हो जाएगा बताइए? तो इन ट्रायंगल PMR, अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, ठीक है ना, दैट इज PQ प्लस QM स्क्वायर। ठीक है ना, PMR में PQ प्लस QM का स्क्वायर प्लस फिर से क्या हो जाएगा? MR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? मींस दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। तो PQ प्लस QM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। तो PQ प्लस QM क्या हो जाएगा? तो इट इज A प्लस मॉड ऑफ B cos थीटा का स्क्वायर प्लस, क्योंकि PQ किसके बराबर है? A के बराबर है। ठीक है ना, PQ की अगर आप साइड की बात करो तो इट इज मॉड ऑफ A प्लस, मतलब साइड की जो लेंथ है वो लेंथ की ही बात कर रहे हैं, तो PQ की जो लेंथ है मॉड ऑफ A है और QM की जो लेंथ है इट इज मॉड ऑफ B cos थीटा। तो मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B cos थीटा का स्क्वायर, PQ प्लस QM स्क्वायर, MR स्क्वायर। MR किसके बराबर है? मॉड ऑफ B sin थीटा का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। और PR का स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? वही हमें कैलकुलेट करना है, R स्क्वायर, दैट इज आवर रिजल्टेंट। तो अब अगर आप इसको ओपन करते हो तो यहां पे क्या लिखा हुआ? मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा, ठीक है, प्लस मॉड ऑफ B, अब इसको देख रहे हैं, मॉड ऑफ B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो यहां पर? ये मॉड ऑफ A स्क्वायर लिखा हुआ है और मॉड ऑफ B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को साथ में लिख लो। तो मॉड ऑफ B स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B कॉस थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो गई। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है? देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ A स्क्वायर। ये R स्क्वायर भी हमारे पास मॉड ऑफ R स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है ना, मॉड ऑफ R, क्योंकि साइज की बात हो रही है, तो मॉड ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे? A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, ठीक है, 2 इंटू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। ठीक है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को? मॉड ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। बहुत सिंपल है ये। ठीक है ना, तो ये एक बार आप लोगों ने लिख लिया, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो मॉड ऑफ R यहां से क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज आवर मॉड ऑफ R।
तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ध्यान रखना कि मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है ना. तो इस पूरे डेफिनेशन को अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से आप लोग नोट डाउन करना. ठीक है. तो होपफुली ये पूरा डायग्राम वगैरह आपको क्लियर है. तो वापस मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास अगर वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये हमारे पास फिर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जो वेक्टर आर है इसकी जो साइज है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी. तो वेक्टर आर की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी, इट इज नाउ दिस एंगल इज थीटा. मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा दिया हुआ. ठीक है ना. अब आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. यहां पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखा हुआ है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, मतलब देखिए कोई भी वेक्टर आर जो है ना, अगर सिंपली केवल आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो आप मॉड ऑफ आर सिंपली आर भी बोल सकते हो. तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ये क्लियर है आप लोगों को. अब क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि ये जो वेक्टर आर है ये वेक्टर ए से किस एंगल पे है. वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए से किस एंगल पे है, अगर ये कैलकुलेट करने बोले आपको वो. ठीक है ना. तो एक बात तो आपको पता था इस ट्रायंगल के अंदर कि ये वाली जो पॉइंट थी, ये जो डिस्टेंस था ये था मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस था इट वाज मॉड ऑफ बी साइन थीटा. ये वाला जो डिस्टेंस था ये मॉड ऑफ बी कॉस थीटा था, और ये वाला जो डिस्टेंस था इट वाज मॉड ऑफ बी साइन थीटा. ठीक है ना. तो अब अगर आपसे बोले कि ये वाला जो आपके पास, ठीक है ना, ये जो एंगल अल्फा है जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बना रहा है वेक्टर ए के साथ, तो कितना होगा. तो इस पूरे ट्रायंगल में वापस देखिए तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है. तो आप देख सकते हो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर की जगह पे लिखोगे मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और बेस की जगह पे लिखोगे मॉड ऑफ ए, मतलब जो बेस की साइज है, तो बेस की साइज कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. ठीक है ना. तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ बी साइन थीटा अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. ये tan इनवर्स कॉट नहीं होता है, कॉट मत समझ लेना. अब समझिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ है tan 60 डिग्रीज. tan 60 कितनी हो गई, √3. ठीक है ना. तो tan 60 दिया हुआ है अगर आपको, और tan 60 की वैल्यू है √3. ठीक है ना. तो 60 डिग्रीज जो होगी इट विल बी tan इनवर्स ऑफ √3. ठीक है ना. 60 डिग्रीज क्या कहलाएगी, tan इनवर्स ऑफ √3. क्या कॉट √3 60 डिग्री होती है क्या, नहीं होती है ना. कॉट √3 थोड़ी 60 डिग्रीज होती है. ठीक है. तो इस बात को आप ध्यान रखना कि tan इनवर्स इज नॉट कॉट. उधर से जब tan को इधर ला करके लिखते हैं तो हम लोग देखिए tan के अंदर क्या होता है, एक बात समझिएगा. tan के अंदर अगर आप कोई एंगल डालते हो तो इधर आपको कोई नंबर मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है. tan के अंदर आप एंगल डालोगे तो आपको कोई नंबर मिलेगा. tan इनवर्स के अंदर कोई नंबर डालोगे तो आपको एंगल मिलेगा. ये क्लियर है. tan के अंदर एंगल डालोगे तो नंबर मिलेगा, tan इनवर्स के अंदर नंबर डालोगे तो एंगल मिलेगा. ये दोनों में अंतर है. तो बस वही इधर वाला tan अल्फा था ना, उस tan अल्फा के tan को उधर ले जाता हूं तो tan इनवर्स लिख देता हूं मैं. तो दिस इज द एंगल अल्फा. ठीक है. सो ये एंगल अल्फा जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है किसके साथ, वेक्टर ए के साथ. ठीक है ना. नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड वेक्टर बी, ठीक है ना, इफ वी आर हैविंग टू वेक्टर ए एंड बी विच आर एट एन एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इंटू cos theta. And what angle does resultant vector make with the vector A? So it makes an angle alpha, where alpha is equal to tan inverse of mod of B sin theta upon mod of A plus mod of B cos theta. ये क्लियर है आप लोगों को. तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना.
ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में सभी को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। सो मैं फिर से ये लॉ लिख देता हूं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ देयर आर टू वेक्टर्स, if there are two vectors A and B at an angle theta with respect to each other, at an angle theta with respect to each other, okay, then the magnitude of resultant vector, then the magnitude of resultant vector, that is size of the resultant vector, is given by simply you can write r, or you can write mod of r is equal to, simply you can write a square, or you can write mod of a square. You can either write mod of a square, a vector square, or simply a square. Simply a square also means that it is mod of vector a square plus mod of vector b square plus 2 into mod of vector A, mod of vector B cos theta. Okay. So then the magnitude of resultant vector is given by this, and the resultant vector is at an angle alpha with the vector A, where alpha is equal to tan inverse of mod of B sin theta upon mod of A plus mod of B cos theta. तो इस स्टेटमेंट को बकायदा आपको रट करके रखना है नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है ना, मगर दिस स्टेटमेंट। एंड अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आपको आंसर स्टेट करना है, जो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। फिलहाल देखिए, ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, एक है वेक्टर A जो कि मान लीजिए 4 या 3 किलोमीटर है, और वेक्टर B भी 3 किलोमीटर है, जैसा कि हमारा वो वाला केस था, और हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और ये वाला जो एंगल है ये आपको 60 डिग्रीज गिवन है, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्रीज गिवन है। ये भी 3 किलोमीटर है और ये भी 3 किलोमीटर है, और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, तो आपको पता है कि मॉड ऑफ आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए भी 3 है, वेक्टर बी भी 3 है, इंटू कॉस 60। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इट्स वैल्यू इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 2 इंटू 3 स्क्वायर, और cos 60 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो यानी कि यहां पे क्या आपका आंसर आ जाएगा, 3 स्क्वायर कितनी बार है बताइए, यहां पे 3 स्क्वायर जो है वो कितनी बार है, 3 बार है ना, तो इट इज 3 इंटू 3 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या लिखा हुआ, दिस इज 3√3 किलोमीटर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना हो जाएगा, 3√3 किलोमीटर। आप देख सकते हो कि इट इज नॉट 6 किलोमीटर। अगर आप डायरेक्टली जोड़ देते हैं स्केलर की तरह, तब तो आपका आंसर 6 किलोमीटर आ जाता, पर आप यहां पे देख सकते हो कि आपका आंसर है 3√3 किलोमीटर। और ये कितने एंगल पे होगा, What will be the angle अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, और फिर क्या हो जाएगा बताइए, इट विल बी मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो मॉड ऑफ बी कितनी है, 3 किलोमीटर है, इनटू साइन 60 अपॉन मॉड ऑफ ए वो भी 3 है, प्लस मॉड ऑफ बी कॉस 60, तो 3 इंटू कॉस 60। ये एंगल अभी फीड करूंगा मैं, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, tan इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, देखिए एंगल अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ ए, सॉरी मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी 3 किलोमीटर है, 3 साइन 60 अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी कॉस 60, तो बी वापस 3 किलोमीटर है, तो 3 इंटू साइन 60, साइन 60 √3/2 अपॉन नीचे क्या लिखोगे, 3 प्लस 3 इंटू कॉस 60, तो वो क्या हो जाएगा 3/2। आप चाहो तो और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो। सो दिस इज आवर एंगल। जरूरी नहीं है कि हर बार बिल्कुल अप्रोप्रिएट एंगल उसी टर्म्स में आए, ठीक है ना, जैसे कि आपका एंगल 45, 30, 60, 90 इस फॉर्म में, ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी एक एंगल है हमारे पास जो लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इस बात को आप लोग ध्यान देना। अब जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं और कल की पूरी क्लास में हम ज्यादातर हिस्सा जो हमारी क्लास का होगा इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने में जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके और इस क्वेश्चन के आंसर को आपको ग्रुप में सबमिट करना है। ठीक है ना, और यूट्यूब के जो पहले पार्ट का इसका आंसर है उसको यूट्यूब के डाउट सेक्शन में भी या कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। ठीक है ना, तो अगर आप यहां पर देख रहे हो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी विथ एन एंगल थीटा। ठीक है ना, मतलब ए बी के बीच का जो एप्रोप्रिएट एंगल है वो थीटा है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, magnitude of resultant vector and the angle that it makes with the vector A. okay, if अब मैं कुछ आपको एंगल्स दे रहा हूं, 1 में थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज, 2 में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, 3 में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, 4 में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, 5 में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, 6 में थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। ठीक है, फिर से 7 में थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्रीज, 8 में थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्रीज और 9 में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है ना, तो इसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसमें भी 2 केस हैं। केस ए तो हमारा जनरल केस है, ऑल्सो फाइंड, ये केस 2, ऑल्सो सॉल्व द सेम क्वेश्चन, also solve the same question if mod of A is equal to mod of B, both equal to say A। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को आपको फिर से सॉल्व करना है अगर mod of A mod of B के बराबर है और दोनों किसके बराबर हैं, A के ही बराबर है। मतलब कि जैसे आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज के लिए जब अपना आंसर लिखोगे तो वहीं पे लिख देना नाउ इफ A was equal to B, तो हमारा आंसर क्या होता। फिर थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज के लिए सॉल्व करके लिखोगे पूरा, और फिर उसमें लिख देना कि इफ A was equal to B इक्वल टू A, तो फिर हमारा आंसर क्या होता। कुछ नहीं, जो आपका आंसर पहली बार में आएगा उसी आंसर में हर जगह पे बी की जगह पे क्या रख देना है, वापस ए रख देना है, और आपका नेक्स्ट पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को 90 के बाद के सारे एंगल्स पता हैं। ठीक है ना, और अगर 90 के बाद के सारे एंगल्स नहीं पता हैं तो वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूं यहां पर। 90 तक तो आप लोगों को पता होंगे, ठीक है ना। सो 90 के बाद मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो ये मैं लिख रहा हूं कॉस और ये मैं लिख रहा हूं साइन। ठीक है ना, तो ये कोसाइन, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, और ये हमारे पास साइन है। तो 90 तक तो आपको पता है। देन आई एम राइटिंग 120 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, 150 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, तो cos 120, देखिए 90 के बाद जो cos होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, 90 के बाद cos नेगेटिव हो जाता है, और 90 से पहले जितनी उसकी वैल्यू होती है उतनी ही वैल्यू उसकी 90 के बाद होती है, लेकिन बस सामने माइनस लग जाता है। तो अगर आप 90 से 30 डिग्री पीछे आइए तो आप कहां पहुंच जाइएगा, 120 डिग्रीज पे। 90 से अगर आप 30 डिग्रीज पीछे आइए तो 120 पे पहुंचिएगा, और 90 से 30 डिग्रीज आगे जाइए तो कहां पहुंचिएगा आप, सॉरी 90 से 30 डिग्री पीछे है तो 60 पे पहुंचिएगा, और 90 से 30 डिग्रीज उधर आगे जाइए तो कहां पहुंच जाइएगा आप, 120 पे। यानी 60 की जो वैल्यू होगी वही 120 की वैल्यू होगी, पर 120 पे सामने -1/2 मतलब -1 लग जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा -1/2। ये डिटेल में अभी बेसिक मैथमेटिक्स में समझोगे, अभी बस एंगल्स आप याद रख लो। तो -1/2 है, दिस इज -1/√2 है, इज -√3/2 एंड दिस इज -1। ठीक है, साइन के साथ बिल्कुल वैसा ही होगा, यहां पे हो जाएगा √3/2। ठीक है ना, और उसके बाद फिर यहां पर हो जाएगा आपका 1/√2, यहां पर हो जाएगा
ये आपके पास हाँ 150 डिग्रीज है, तो 150 डिग्रीज का 1/2 हो जाएगा और यहां पे 0 हो जाएगा। ये क्लियर है? तो ये कॉस की वैल्यूज हैं 90 के आगे और ये साइन की वैल्यूज है 90 के आगे। तो इसको आप लोग ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करके और आपको सॉल्यूशन ग्रुप में भेजना है। और पहले या मैं बोल रहा हूं थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज का आंसर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्रीज का आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी लिखना है, ठीक है ना? सो वी आर एंडिंग आवर लेक्चर टुडे। कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि यहीं से एक्चुअल फिजिक्स में आपकी एंट्री हो रही है। अगर ये चीज आप नहीं सीखोगे तो फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट लगेगी आपको। ओके, थैंक यू।